हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 2 क्लास 6 हिस्ट्री आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो बिना समय गवाए हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, ठीक है, शिकार करने वाला या शिकारी। यहाँ पे बता रखा है कि तुषार की रेल यात्रा। अब तुषार ये लड़का है, ठीक है, तो इसकी रेल यात्रा बताते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है भाई, ये तो तुषार है, शादी में जा रहा है दिल्ली से चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। आपने भी देखा होगा, जब हम भी जाते हैं ट्रेन से तो बाहर का नज़ारा देखते हैं, कहते हैं ना कि हाँ खिड़की वाली सीट चाहिए ताकि हम बाहर की तरफ देख सकें। ठीक है, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। अब ऐसे ही होता है, तेज काफ़ी जो गाड़ी है, रेल है, वो काफ़ी रफ्तार से चलेगी तो जो भी आगे हम आएगा उसके बीच में पेड़ पौधे सब छूटते चले जाएंगे पीछे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। तो उसके जो चाचा उसके साथ जा रहे थे वो कहते हैं कि पता है तुम्हें कि आज से ना सिर्फ 150 साल पहले जो रेल की यात्रा है वो शुरू हुई है। बस तो इसके कुछ दशकों बाद आई है। ठीक है, कहते हैं बस क्या है, इसके कुछ दशकों बाद आई है। तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी तो वे यात्रा ही नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब क्या होता है, तुषार जब ये चीज़ सोचने लगता है कि जब जो रेल है, बस है, वो जब इतने टाइम पहले आई हैं तो उससे पहले वाले लोग क्या करते थे, मतलब क्या फिर तो उनको जान कैसे जाते होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह एक ही जगह रहते होंगे। ठीक है, ऐसा सोचता है तुषार। तो उसके चाचा कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो बताते हैं कैसे होता है। ठीक है, आरंभिक मानव आरंभिक मानव जो सबसे पहले वाला मानव था ना, मुझे हम पुरापाषाण काल वाला मानव कहते हैं। वो मानव मतलब किस तरीके से हो, मतलब इधर उधर घूमता था, बता रहे ना, आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे। जो आरंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, इस जो ये भी आप जो आपका ये टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आप बता रखा है कि जो सबसे पुराना मानव है ना, आरंभिक मानव जो सबसे पहले मानव है, वो उसका टाइम पीरियड क्या है, 20 लाख साल पहले। ठीक है, 20 लाख साल पहले। ठीक है, वो जो आरंभिक मानव है उसे हम क्या कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ये नाम उनका क्यों पड़ा, क्योंकि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इन्हीं नाम से पुकारा जाता था। अब क्या है, आखेटक मतलब मैंने बताया क्या होता है, आपका शिकार करना। ठीक है, फिर खाद्य किस चीज़ का शिकार करते थे, खाने पीने का। और ये संग्राहक मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, अब बता रखा है इसमें, तो इसी के नाम पर उनका नाम पड़ गया, भोजन इकट्ठा करने वाली विधि के नाम पे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पहले ये तो था नहीं कि बर्गर पिज़्ज़ा ये सब तो खाने का था नहीं। वो लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों का ही शिकार करते थे, क्योंकि जंगल में ही रहते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। क्या क्या इकट्ठे करते थे आपका, सबसे पहले जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ, चिड़ियाँ, ठीक है, फल फूल, दाने, पत्तियाँ, अंडे, ये सब इकट्ठा किया करते थे। अब इसके बाद क्या बता रखा है कि अखेटक खाद्य संग्राहक, ठीक है, मतलब प्रारंभिक मानव समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब जो ये प्रारंभिक में बोल रही हूँ, आरंभिक जो मानव है वो क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहा करते थे। ठीक है, ऐसा करने के कई कारण थे। अब बता रखा है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो ये अखेटक खाद्य संग्राहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, उसका रीज़न क्या थे। तो इन्होंने 4 कारण बताए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला कारण है कि अगर वह एक जगह पर ही
अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहला कारण क्या बता रखा है कि मान लो वो एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो जो भी इस पे मतलब फल, इस पेड़ पे जो भी फल मूल का जो भी उग रहा है, पत्तियां वत्तियां जो भी है, अब वो तो ख़त्म कर देंगे ना। तो पूरे जंगल को क्या करेंगे, ये तबाह कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा फिर खाना। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, जब एक जगह पे इनका खाना पीना सब ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद दूसरी जगह पे ये चले जाते थे। धीरे 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 खाने की तलाश में दूसरे जंगल की ओर बढ़ते थे ये, ठीक है। अब इसमें क्या बताया हुआ है, दूसरा कारण बता रखा है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। अब जो आपके मवेशी होते हैं, ठीक है, मान लो आपके ये हिरण हो गया और बकरी वगैरह, गाय भैंस जो भी है वो सब हो गई। तो वो क्या करते थे, अपना चारा ढूंढने के लिए, अपना चारा ढूंढने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। अब क्या है, जो मनुष्य क्या है, वो जानवरों को शिकार कर रहा है, ठीक है। मनुष्य क्या है, मनुष्य कर रहा है जानवरों का शिकार। तो जहाँ पे जानवर जाएगा, ठीक है, वहीं पे उसके पीछे पीछे मनुष्य आएंगे, है ना। तो जहाँ पे जानवर जाएगा उसके पीछे मनुष्य आएंगे। तो ऐसे ही होता था, जब जानवर अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके इन्हीं जानवरों का पीछा करते करते कौन आता था, जो मानव है वो आता था, ठीक है। इसीलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग इनके पीछे जाया करते थे, क्योंकि शिकार करते थे इसलिए उनके पीछे जा रहे हैं। तो दूसरा रीज़न तो ये हो गया। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुरूप इलाकों में घूमते हैं। मान लो कि ये एक पेड़ है प्लस ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये एक पेड़ है, ये तो ज़्यादा दूर बन गया। अब क्या है, यहाँ पे मान लो जनवरी, फरवरी और ये मार्च। तो जनवरी में यहाँ पे पौधे उगते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद क्या होंगे, जनवरी में होंगे, फिर मान लो इधर इधर उगते हैं फरवरी में, इधर उगते हैं मार्च में। तो जनवरी में ये जो मनुष्य वो यहाँ रहेगा इस पेड़ पे, फरवरी में चला जाएगा यहाँ और मार्च में चला जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से क्या होता था, ये लोग एक जगह से मतलब मौसम के अनुरूप घूमते थे। अब बता रखा है इसमें, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, ठीक है। तो पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी सूखता नहीं है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम का पानी में तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता है। बता रखा है इसके अंदर कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, जैसे मान लो जो कि नदी है, नदियों में तो पानी नहीं सूखेगा, जो बहुत ज़्यादा बड़ी नदी है, ठीक है। लेकिन कुछ जो झील, झरने वगैरह है उधर पानी सूख जाता था, तो उसके किनारे जितने भी लोग रहते थे ना, वो क्या करते थे, जैसे कि जो छोटे मोटे झरने होते हैं उनका पानी किस पर निर्भर करता है, बारिश पे, ठीक है। अब बारिश नहीं पड़ रही है और फिर वो जगह जो सूखी जा रही है, तो लोग क्या करते थे, इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह आ जाते थे रहने के लिए, किसी दूसरी नदी के किनारे, ठीक है। अब बता रखा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई लोग इस तरीके की चीज़ें करते थे, लेकिन इनके बारे में जानकारी हमें मिलती कैसे है, ठीक है। मेन हमारा ये है पुरातात्विद। हमने जो पहला हमारा चैप्टर था उसमें पढ़ा था हमने पुरातात्विद। पुरातात्विद कौन होते हैं, जो पुरानी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिन उनके बारे में जो उनको खुदाई करती हैं, उन्हें ढूंढते हैं, ठीक है, उन पर रिसर्च वगैरह करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पुरातात्विद। तो पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक संग्राहक किया करते हैं। अखेटक संग्राहक वही लोग हैं जो आरंभिक मानव है, उन्हीं के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। बता रखा है कि हमें इनके बारे में पता क्या चलता है, जो खाद्य कीटक संग्राहक होते हैं
तो इन लोगों ने क्या किया होगा कि कुछ पत्थरों, लकड़ियों, ठीक है, हड्डियों के औजार बनाए होंगे और अब उनके कुछ अवशेष बच गए हैं। उन औजारों के कुछ अवशेष बच गए हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये इतने साल पुराने हैं, 20 लाख साल पुराने, 20 हजार लाख साल पुराने हैं, ठीक है। अब इसमें बता रहा है जैसे कि आप एक नेशनल म्यूजियम जाओगे ना, वहाँ पे बहुत सारे, हाँ, एक हाथी बना हुआ है, हाथी के दांतों से कुछ बहुत बड़ी वस्तु सी बनी हुई है और एक पूरा मनुष्य है जिसकी पूरी बॉडी मिली हुई है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नेशनल म्यूजियम में जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड या फिर अलग जो भी हमें चीज़ें मिली है उससे रिलेटेड वहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब बता रखे कुछ जो औजार थे उनका प्रयोग क्यों क्यों किया जाता था, जैसे कि मान लो फल फूल को काटने के लिए, पेड़ से भाई कुछ भी काटने के लिए, ठीक है, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो जानवरों की खाल थे, जो जानवरों की खाल होती थी वो लोग क्या करते थे, पहनते भी थे उसको। तो बहुत ज़्यादा नुकीले औजार बनाते थे वो लोग ताकि उसकी खाल को अच्छे से निकाला जा सके और वो पहना जा सके, ठीक है। कुछ के साथ हड्डियाँ, दिख नहीं रहा ना यहाँ से, एक सेकेंड। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं। आपको बता रखा है कुछ जो हड्डियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उसके मुट्ठे लगाए जाते हैं, भाले बनाए जाते हैं। भाले क्या होते हैं, जैसे कि मान लो एक कुछ लकड़ी टाइप का, लोहे टाइप का लगा है और यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, कुछ भी हड्डी बना देंगे पैनी से, कोई भी हड्डी बना देंगे पैनी से, और ताकि ये अच्छे से कट सके, नुकीली, ठीक है। उसी को ये भाला कह देते थे। वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो हथौड़ा हथौड़ा होता है, उस टाइप का कुछ कुछ नुकीले होते हैं हथौड़े, ताकि अच्छे से काटा जा सके कुछ चीज़ को। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, ठीक है। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और कुछ औजारों का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता था, लकड़ियाँ काटने के लिए, ठीक है। और लकड़ियों का उपयोग क्यों किया जाता, ईंधन के रूप में, मतलब जलाते थे उसको, आग जलाने के लिए किया जाता था उपयोग। और झोपड़ी बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। आपकी रहने की जगह निर्धारित करना। अब जो ये लोग थे वो रहने की जगह निर्धारित कैसे किया करते थे। मानचित्र 2 देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। बता रखा है कि ये जो मैप है इसको हमें देखना है। इस मैप में बता रखा है कि जो भी रेड कलर से जो भी हो रखा है, जैसे कि एक कुरनूल, ठीक है, एक ये भीमबाटिका, बाटका जो भी है, ठीक है। तो जो जितने भी जो ये है ना, ये क्या है, पूरा पाषाणिक वो है आपके काल के। जो मानचित्र 2 है, 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पूरा स्थल है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रह हुए होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि ये जो लाल चित्र से इस मैप में बताया हुआ है, इसमें बता रखा है कि जो भी रेड कलर से हो रखा है ना, गोला किया हुआ है, जो निशान बने हुए हैं, उसका मतलब है कि वो स्थान है जहाँ पे ये खाद्य आसंडक, मतलब जो आरंभिक मानव है वो रहता था। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर खाद्य आखेटक खाद्य संग्राहकों के मतलब रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आगे, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब क्या कहते थे लोग, ऐसी जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ पे पत्थर अच्छे मिल सकें, ताकि वो कोई मतलब उनको अगर मान लो भाले बनाने हैं, ठीक है, ताकि वो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। ये एक चित्र दिखाया हुआ है कि शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं।
इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। बता रखा है कि ये मतलब गुफा इस तरीके के कुछ चित्र मिले हैं, ठीक है, इसमें जानवरों के बारे में बता रखा है, सजीवता चित्रण। अब इसमें बात की गई कि आग की खोज कैसे हुई। इसमें लिखा है मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। तो मानचित्र 2 ऊपर है हमारा, तो ये रही हमारी कुरनूल गुफा। यहाँ पे क्या है कि जो कुरनूल गुफा है वहाँ पे आग के अवशेष मिले हैं। अगर आग है तो वहाँ पे लोग भी रहते होंगे, ठीक है, आग जलाई होगी, मतलब लोगों को आग के बारे में नॉलेज हो गई थी, इतना उनको ज्ञान हो गया था, ठीक है। कुरनूल गुफा में यहाँ पे आग के अवशेष मिले हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ आग के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब इसमें ये भी बता रखा है कि जो आरंभिक मानव है वो क्या था कि आग जलाना सीख गया था, और इसके साथ ही वो आग का प्रयोग क्यों करते थे, कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे, मांस भूनने के लिए करते होंगे कि भाई एक बार मान लो गलती से उनका कोई टुकड़ा, जो मांस का टुकड़ा है वो आग में चला गया और उन्होंने एक बार खाया, उन्होंने सोचा होगा वाह भाई क्या टेस्टी है ना। और दूसरा कि खतरनाक जो जानवर होते हैं, जैसे कोई शेर है, ठीक है, शेर अगर आग के पास आ रहा है और मतलब शेर को लगा कि मुझे इससे मैं जल सकता हूँ या जल जाऊँगा या कुछ भी उसको नुकसान पहुँचेगा, और वो दूर भाग गया, तो इससे भी लोगों को एक हो गया होगा कि भाई आग से जलते डरते हैं लोग, जानवर, तो इसलिए उनको दूर भगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता होगा। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 साल, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। आपको बता रखा है कि जो तापमान है आपका वो बढ़ने लग गया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप, और गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, जब तापमान बढ़ेगा तो गर्मी होगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते। तब बता रखा है टेम्परेचर बढ़ा। पहले तो क्या है, पृथ्वी एक बर्फ का गोला थी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, नदियाँ वगैरह बनी, और क्या है कि मैदान बनने लग गए, घास के मैदान बनने लग गए, और जो घास खाते हैं वो उन जानवरों का भी क्या हो गया, उनकी संख्या बढ़ने लग गई। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वह इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों को और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे हो सकते हैं, मतलब लगे हो सकता है। अब इसमें बता रखा है जो इतिहास है इसमें हमेशा वो बताते हैं लगभग, हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं बताते कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, नहीं, वो हो सकता है, ऐसी कुछ मतलब ये कहते हैं ना कि एकदम वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब इसमें बता रखा है कि जब तापमान बढ़ा और घास मतलब मैदानी क्षेत्र बढ़े, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपके घास खाने वाले जो जितने भी जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ी। इसके साथ ही वो लोग क्या हुआ कि वो जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उनका पीछे पीछे कौन आ गए, इंसान आ गए, और जो आपके जानवर हैं उनकी आदतों को इंसानों ने देखा, और हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है तब कि लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की सोचने लगे हों। अब बता रखा है कि लोगों ने सोचा क्यों ना मेरी इससे ज़रूरत पूरी हो सकती है जो जानवर हैं इनसे, और उन्हें वो पालने का सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो जो आपका ये जो बदलती जलवायु वाला टाइम है, इसमें क्या था कि जो मछली है वो खाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जा रही थी। इसके बाद बता रखा है खेती और पशुपालन की शुरुआत, की जो खेती और पशुपालन है उसकी शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान मतलब होता है चावल, जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लग गए, ठीक है। अब वो क्या है, प्राकृतिक रूप से गेहूँ, जो चावल, धान है, ये प्राकृतिक रूप से उगने लग गए, ठीक है। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा।
साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। अब इसमें बता रखा कि बस जस्ट एक इमेजिन किया जा रहा है कि क्या हुआ होगा कि मान लो कि यहाँ पे आपकी गेहूं की या चावल की फसल उग रही है, लोगों ने देखा, ठीक है, इन्होंने खाया होगा एक बार ऐसे ही, इसको पहले इसको बटोरना शुरू करा खाने के लिए, खाया, इनको अच्छा लगा होगा, ठीक है। उसके बाद लोगों ने क्या किया, देखा कि ओ अच्छा ये और कब उगते हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो वो सब देखा, तो लोगों ने क्या किया होगा, बाहर पता नहीं कोई क्या पटक रहा है, ठीक है। तो पककर वो कब तैयार होते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी ली। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। अब क्या है कि एक बार इंसान ने चीज़ देख ली, उसके बाद उसने खुद ही पैदा करना सीख लिया कि भाई कैसा हुआ होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। समझ में आया कृषक कैसे बने, कि पहले देखा कि जो गेहूँ चावल वो प्राकृतिक रूप से उगे, कुछ मानव बच्चों जो भी हैं, मतलब महिला पुरुष जो भी उन बच्चों ने इकट्ठा कर बटोरना शुरू करा। एक बार साथ ही उन्होंने खाने पीना देखा हो, खा वगैरह का देखा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने देखना कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने क्या किया, खुद ही अनाज पैदा करना सीख लिया और वो कृषक बन गए, मतलब कि किसान बन गए। इसके बाद इसमें क्या बता रखा है, इसी तरीके से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब क्या बोल रहे हैं, लोगों ने क्या किया, कटोरे में चावल वावल रख दिया और जो भी कुत्ता वुत्ता जो भी जानवर है वो आएगा और क्या करेगा, इसे खाएगा। और इन लोगों ने फिर इसको पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह था कुत्ता। जंगली पूर्वज था, ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहला जो जानवर था वो कुत्ता था जिसे पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूगर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्सुक करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरीके से धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए, ठीक है। कृषक कैसे बने, आपने देखा ऊपर हमने पढ़ा, ऐसी जो जानवर हैं वो जानवरों को मतलब उन्होंने आकर्षित किया, ठीक है, खाने पीने की चीज़ दी, फिर भेड़ बकरियों को पालना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो क्या हुआ कि वो पशुपालक भी बन गए, ठीक है, पशु को पालने वाले पशुपालक। अब इसमें बता रखा है कि एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही लंबे समय तक रहना पड़ता था, एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने हेतु बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था, ठीक है। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब इसमें बता रखा है कि एक नवीन जीवन शैली, अब लोगों को बहुत अच्छे से जो भी फसल है उसको उपजाना आ गया था। तो लेकिन उनको ना कुछ सालों तक एक ही जगह पे रहना पड़ता था। कुछ फसल ऐसी होती है ना जिनको पूरा साल लगता होगा पकने में, है ना, किसी को 6 महीने भी लगते हैं, कुछ महीने में, किसी को साल, कुछ दिन। तो लोगों को क्या करना होता था, उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, ठीक है, कि जो भी खरपतवार कीड़े वीड़े उनको हटाना, जंगली जानवर घुस जाते थे ना तो खेतों में, उनसे उसकी रक्षा करना, तो कटाई करना, कटाई के बाद जो अनाज है उसकी देखभाल करना, ये बहुत बड़ा काम था। तो लोगों ने क्या सोचा, भाई हमने बीज वगैरह काट लिए, इसको हम रखेंगे कहाँ, उसके भंडारण भी तो हमें करना पड़ेगा। तो बहुत से इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि भंडारण करने के लिए अपने अनाजों का बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा तक खोदा, ताकि वो अपने अनाज को वहाँ पे सेफ रख सके। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण, जानवर बच्चा देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है,
साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण को एक तरीका समझते थे। अच्छा, इसमें बता रखा है कि जो भी जानवर पालते थे उनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। जानवरों की देखभाल कर रहे हैं तो उनकी संख्या बढ़ रही है और उनसे दूध वगैरह मिलता है, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। अब इसमें नेक्स्ट बताया हुआ है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। अब हमें यहाँ तक पता चल गया है कि जो आरंभिक मानव है वो कृषक बन गया है और पशुपालक भी बन गया है। मानचित्र 2 को देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता लगाइए। अब हम मानचित्र 2 पे जाएंगे ऊपर। इसमें नीले वर्गों का पता लगाना है, ये वाला, ठीक है। नीले वर्ग ये रहे। एक ये रहा आपका, ये रहा, ये रहे चिरांद, ये रहे, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ नीले वर्गों का पता लगाइए। ये आपके नीले वर्ग थे। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, जो अभी हमने ऊपर मैथ में देखा। अब इसमें बताया हुआ है आपका कि जो ये जितने भी हमने जो ऊपर मैप देखा अभी, तो उसमें क्या बताया हुआ था कि जो भी नीले वर्ग थे उसमें बताया हुआ था कि ये कुछ ऐसे स्थल हैं, मतलब ऐसे कुछ स्थल हैं जहाँ पुरातात्विदों को शुरुआती कृषक, मतलब कि जो आरंभिक मानव है उसके मतलब कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मतलब कि सबूत मिलते हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्या, ये उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और क्या है, कहाँ पे पाए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी उत्तर, ठीक है। आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं, जैसे हम आधुनिक कश्मीर बोलते हैं, और दक्षिण पश्चिम भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं, ठीक है। ये जो स्थान है जो पुरातात्विदों को मिले हैं, ये क्या थी, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यह नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का भी अध्ययन करते हैं। अब बता रखा है कि लोग सच में पशुपालक थे, मतलब कि उन्होंने लोग जानवरों को पालना शुरू किया था और क्या कहते हैं, कृषक थे। तो इनके इसके लिए क्या किया था, जो उदारवाद पुरातात्विद है उन्होंने खोद की थी, खुदाई भी की थी, ठीक है। उसमें उनको पशु की हड्डियां मिली हैं, पौधों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अब बता रखा है कि इन जगहों पर और क्या मिला है, कि अनाज को जलाने के अवशेष मिले हैं, ठीक है। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें ये पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसल उगाई जाती रही होंगी, ठीक है। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। अब बता रखा है जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, जो अलग अलग जानवर होते हैं उनकी हड्डियों को भी जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं कौन सा जानवर है ये। अब आता है स्थायी जीवन की ओर। तो स्थायी जीवन की ओर पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुझहोम, ठीक है। ये बुझहोम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर के पास, वर्तमान में इसको कश्मीर बोलते हैं, बुझहोम को। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ये लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, ठीक है। जो बुर्जहोम के जो लोग हैं, जो बुर्जहोम जो जगह है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे वो क्या कहते थे, गर्तवास कहते थे, कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। आप समझ लो कि जैसे बेसमेंट पे घर बनाते थे, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी।
पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घरों के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बता रखा है कि जो लोग थे उन्होंने क्या किया हुआ था कि घर बना रहे, जैसे मान लो ये गड्ढे में घर बनाया हुआ है और इसके पास को सीढ़ियाँ लगाई हैं इसके अंदर जाने के लिए, जैसे सर्दी आ जाएंगी तो अंदर चले जाएंगे और आग जलाने के लिए अंदर, मतलब कुछ साक्ष्य मिले जहाँ पे वो लोग आग जलाते थे। और मान लो गर्मियों का टाइम है तो वो लोग बाहर ही आग जलाते थे। ठीक है, इस तरीके से साक्ष्य मिले हैं खाना पकाने के लिए। ये सब बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। पुरापाषाण युग जो 20 लाख हजार साल पुराना था उसे हम पुरापाषाण युग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो औजार का जो उपयोग किया जाता था उससे अलग हमें नवपाषाण युग में मिले हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। नवपाषाण युग इसको क्यों माना जाता है, इस वाले को, जो आपका पुरापाषाण काल है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल, इससे पूरा लिखा नहीं जाता, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ मैं सारा, यहाँ पे लिखती हूँ। तो जो आपके पुरापाषाण काल है, ये पूरा जो चैप्टर है आपका वो 3 चीज़ों पे बेस है। सबसे पहले एक इन्होंने बता रखा है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा आरंभिक मानव, उस वो था पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण, इससे नहीं लिखा जाता ठीक से, पुरापाषाण काल। पुरा मतलब क्या होता है, प्राचीन, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, कौन सा आता है आपका, मध्य पाषाण काल। जो पुरापाषाण काल था उसमें क्या लोगों ने क्या करना सीखा था कि शिकार वगैरह करते थे उन लोगों ने, और आग जलाने की मतलब खोज वगैरह कर दी थी। उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, लोगों ने जानवर वगैरह को पालना शुरू कर दिया, कृषक बन गए थे और पशुपालक, मतलब पशुपालक भी बन गए थे। ठीक है, अब आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या था कि प्रॉपर उन्होंने घर वगैरह बनाना सीख लिया था और जो आपके कृषक थे वो तो वो बन ही गए थे। ठीक है, तो इसलिए इसको नवपाषाण काल कहा जाता है। और लोगों के स्थायी घर हो गए थे इस टाइम पे नवपाषाण काल में। ठीक है, पहले क्या होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब वो एक जगह दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। क्या बता रहा है कि बहुत सारी जगहों के पत्थर के औजार मिले, वो क्या थे, पुरापाषाण काल से मतलब क्या थे, भिन्न थे, अलग थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण काल कहा जाता है। इनमें वह औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब बता रखा है कि जो नवपाषाण काल में औजार मिले हैं उनमें कुछ ऐसे औजार भी थे जिन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी उनकी धार को अच्छे से रगड़ने के लिए। चक्कू देखा है ना, चक्कू होता है, कुछ ऐसे चक्कू होते हैं जिन पर धार लगवाई जाती है, कैंची होती है, कैंची पे दोबारा धार लगवाई जाती है, पॉलिश करवाई जाती है। ओखली और मूसल का भी प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। अब नवपाषाण काल में क्या किया गया था, ओखली आ गई थी। ठीक है, कुछ भी चीज़ें उसको कूटने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया होगा था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ये तो हम जानते हैं, और जो ज़्यादातर घरों में ओखलियाँ मिलती हैं, जैसे कि अदरक पीसने के लिए, लहसुन, इलायची, लौंग, ये सब पीसने के लिए हमें चाहिए होती हैं। उसी तरह प्राचीन परस्पर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। ठीक है, अब आता है आपका नवपाषाण युग के पुरास्थल। ठीक है, पुरास्थल पुराने स्थल, पुरानी जगह। तो नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे थे, बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। नवपाषाण युग में क्या हुआ कि लोग ना, मतलब समझ लो वो शिकार तो कर, मतलब शिकार उन्होंने मान लो एक तरीके से करना छोड़ दिया था, वो लोग अब शाकाहारी खाना भी खाना शुरू कर दिया था।
इसके साथ ही साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। लोग क्या थे, कपड़े भी बुनने लगे थे नवपाषाण युग में। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। अब क्या था कि वो लोग कपड़े बुनने लग गए थे। पहले की मानव क्या था, कपड़े पहनता था, नहीं पहनता था, ऐसे बुनता था, ठीक है। तो लेकिन जो नवपाषाण युग के लोग थे उन्होंने बुनना भी सीख लिया था, कपड़े बुनना सीख लिया था। तो वो बुनने के लिए जो कपास का जो पौधा होता है वो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था। क्या ये परिवर्तन हर जगह के एक साथ ही आए होंगे? अब बता रखा है ये जितने भी परिवर्तन है क्या वो एक जगह पे हर जगह सेम रहे होंगे? तो ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने और हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालनों को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि हर जगहों पे सेम बदलाव आया हो कि भाई यहाँ पे उन्होंने नवपाषाण युग मतलब खेती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इस जगह पे भी सेम ही चीज़ हो रही होगी, ऐसा नहीं था, ठीक है। अलग अलग चीज़ें थी अलग जगह। जैसे कि अभी मान लो कुछ ऐसी जगहें हैं आज भी 2025-26 में कि लोग ना उसमें रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक है, आदिवासी जीवन अपनाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि भाई फ़ोन नाम की भी ऐसी कोई दुनिया है, या फिर कुछ पिज़्ज़ा नाम का भी कुछ होता है, ये सब भी उनको इतना आइडिया नहीं है। सूक्ष्म निरीक्षण, महरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में महरगढ़ को ढूंढो। तो मानचित्र 2 में जाते हैं हम। ये रहा हमारा मानचित्र 2। इसमें हमें किसको ढूंढना है? महरगढ़ को ढूंढना है। तो ये रहा हमारा महरगढ़ जो पाकिस्तान में है आज। यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब इसमें बता रखा है कि जो ये महरगढ़ है यहाँ पे क्या है, ईरान जाने के लिए मतलब रास्ते हैं, ठीक है, अच्छे मतलब समतल रास्ते हैं। महरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। बता रहे जो महरगढ़ है उसमें क्या हुआ था, यहाँ के लोगों ने सबसे पहले स्त्री पुरुष सबसे पहले क्या किया था, जौ और गेहूँ को उगाना शुरू किया था, और जो भेड़ बकरी उनको पालना शुरू कर रहा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ बकरियों की हड्डियाँ हैं। बता रखा है कि ये जो जगह है यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। किसकी, कौन कौन जानवर की? किसकी? मान लो हिरण, सुअर, ठीक है, जंगली जानवरों, भेड़ बकरी, ये जो जानवर है सबकी क्या हड्डियाँ मिली हैं। महलगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 थे, उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते होंगे। बता रखा है कि जो हर घर था उसमें क्या था, 4 कमरे थे। ये कुछ इस तरीके से बता रखा है कि ये घर मिला है जहाँ पे क्या है, महलगढ़ में चित्र बता रखा है। हर घर में क्या था, 4 कमरे थे। मान लो 2 इस्तेमाल हो रहे हैं आपके खाना पीना बनाने के लिए, रहने के लिए, और 2 या 3 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक किसके लिए होगा, रहने मतलब कि भंडारण के लिए, कोई भी आपका जो सामान है उसको रखने के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ उसके कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब बता रखा है कि महलगढ़ में और क्या होता था, महलगढ़ में नहीं, आज भी ये परंपरा है कि जब जो लोग हिंदू धर्म में तो है कि जो लोग मर जाते हैं उनके साथ उनके जो कपड़े वगैरह होते हैं उन्हें भी जला दिया जाता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस बुक में जो क्या बताया हुआ है, लेकिन जो नवपाषाण काल युग के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे कि मृतक के साथ जो जिनकी डेथ हुई उनके साथ क्या करते थे, उनका जो सामान होता था उसे भी रख देते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। महलगढ़ में कई कब्रें मिली हैं।
एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसके परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। बता रखा है कि एक ऐसी जगह मिली है महलगढ़ में, ऐसी कब्र मिली है जहाँ पे क्या है कि एक आदमी जो मर गया है, आदमी और जो भी मर गया है, उसके साथ एक बकरी को भी रखा गया है। ऐसा उनकी मान्यता थी कि जो परलोक में जब वो जाएगा तो उसके खाने के लिए जो ये बकरी है वो काम आएगी। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो यहीं पे अभी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है वो टोटल मैंने ऊपर भी बताया कि ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पूरा पाषाण युग, ठीक है, पूरा पाषाण युग, फिर मध्य, फिर आपका नवपाषाण युग, नवपाषाण युग, ठीक है। पूरा पाषाण कौन सा, जो सबसे पुराना था, ऊपर जो हमने पढ़ा कि लोगों ने किस तरीके से खाना रहना ये सब सीखा, तो वो आपका पूरा पाषाण युग था। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट में ज़रूर बताओ। और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।